हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज, इसका हम क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। इससे पहले देखो, जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है मैंने 2 लेक्चर में कल पूरा कर दिया था। अगर आप नहीं देखो तो देख लो। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो इसमें देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट क्या दिया है आपको, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट। आपका आंसर क्या देखो, फिजिकल एंड अरेंजमेंट, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है कोई भी सब्सटेंस की, वो डिपेंड करती है उसकी फिजिकल स्टेट पे और उसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उस पर। सेकंड क्या है, सॉलिड स्टेट हैज़ अ डिफरेंट शेप ऑफ इट्स ओन। आपका आंसर क्या है, सॉलिड। क्या बोल रहे हैं, जो सॉलिड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस रहता है उसका एक डेफिनेट एक फिक्स शेप रहता है। ओके। थर्ड क्या, नाउ डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। आपका आंसर क्या है, डिजिटल। क्या बोल रहे हैं कि आजकल के समय में डिजिटल थर्मोमीटर यूज होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ, वो थर्मोमीटर में कैसे है, जब भी डॉक्टर आपका बुखार चेक करते हैं तो अपने आप नंबर लिख के आ जाता है कि कितना आपको बुखार है। ओके। अब देखो आपको आगे क्या है, फोर्थ में क्या दिया गया है, यहाँ पर है वाटर इज कंटिन्यूसली इवापोरेटिंग। आपका आंसर का इवापोरेटिंग। क्या बोल रहे हैं कि जो वाटर है, जो पानी है, वो लगातार इवापोरेट होता है। ओके, इवापोरेट होता है मतलब भाप बन के उड़ता है। फिफ्थ क्या, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ड्राई आइस। क्या बोल रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड में रहती है, सॉलिड स्टेट में रहती है, उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ये आपने देखा होगा, जो आइसक्रीम वाले अंकल है ना, वो आइसक्रीम को जमा रखने के लिए अपने उसमें ड्राई आइस रखते हैं। ठीक है, जो साइकिल पे सब पे लेकर घूमते हैं। ओके। सिक्स क्या, एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। आपका आंसर क्या है, इलास्टिसिटी। क्या बोल रहे हैं कि अपने ओरिजिनल शेप में वापस आना, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, रबर आपने देखा है, रबर को आप खींचो तो कैसे होगा, रबर एकदम लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो क्या होता है, रबर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। सेवन क्या, मेटल्स लाइक गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। क्या बोल रहे हैं, मेटल जैसे कि गोल्ड, इनको हम क्या इन पे प्रेशर अप्लाई करके इन पे हम हैमरिंग करके इनको लंबे वायर में बना सकते हैं, एक शीट में भी बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है। अब आगे क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। पहला क्या है, व्हाट डिड साइंटिस्ट जे विलर्ड गिब्स शो। क्या बोले, जो ये साइंटिस्ट है जे विलर्ड गिब्स, इन्होंने क्या दिखाया। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, जे विलर्ड गिब्स शोड दैट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट। जैसा भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था, क्या बोला कि जो जे विलर्ड गिब्स है, ये साइंटिस्ट ने ये बताया था कि कोई भी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करती है उसके फिजिकल स्टेट में। मतलब क्या वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, और उसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल कैसे अरेंज किए हुए हैं, कैसे अरेंज्ड है, उस पर डिपेंड करती है। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का इस्तेमाल होता है। तो आपका आंसर क्या है, द बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। क्या बोले, बॉडी टेम्परेचर जो है, हमारे शरीर का जो तापमान है, उसको फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। जैसे कि आपका स्केल है, आप कोई भी चीज़ को नापते हो तो आपका स्केल किस में दिखाता है आपको मेजरमेंट, सेंटीमीटर में ना। उसी तरीके से हमारे शरीर को, जब शरीर का तापमान नापते हैं तो थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट में दिखाता है। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपको, यहाँ पर बोल रहे हैं व्हाट इज सब्लिमेशन, राइट द नेम्स ऑफ एवरीडे सब्सटेंसेस दैट सब्लिमेट। क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन क्या होता है, और रोजमर्रा की जिंदगी में जो सब्सटेंसेस सब्लिमेट होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो आंसर क्या है, द चेंज इन द सॉलिड सब्सटेंस अपॉन हीटिंग डायरेक्टली इनटू अ गैस और वेपर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब उसको हीट मिलती है, जब गर्मी मिलती है, तो वो अगर डायरेक्ट गैस में बन जाए या वेपर में बन जाए, बिना लिक्विड फॉर्म में जाए, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है। आपका एग्जांपल क्या है, द सब्सटेंसेस दैट शोज सब्लिमेशन आर कैम्फर, नेप्थलीन बॉल्स, आयोडीन क्रिस्टल्स, अमोनियम क्लोराइड और नैपसागर। तो ये सारे हैं सब्सटेंसेस जो सब्लिमेशन दिखाते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस जिनमें होता है। ठीक है। अभी आगे देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर है हाउ आर मेटल्स ऑब्टेन्ड।
क्या बोल रहे हैं, मेटल्स हमें कैसे मिलते हैं? आप आंसर में क्या लिखोगे? मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। क्या आप लिखोगे कि जो मेटल है वो हमें मिनरल के रूप में मिलते हैं, कहाँ पर? धरती के नीचे गहराई में। दे आर रिमूव्ड एंड प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन मेटल्स। और हमें जो ये मिनरल्स मिलते हैं धरती के नीचे से, उसको हम निकालते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, तब जाके हमें मेटल्स मिलता है। ठीक है, तब मेटल मिलता है। अब देखो, जो आयरन रहता है, जो लोहा है, क्या आपको डायरेक्ट लोहा ही मिलता है? नहीं, हमें मिनरल के रूप में मिलता है। हम उसको क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम उससे लोहा, कोई भी जो सामान है लोहे का, वो बनाते हैं। फिफ्थ क्या है? ऑन ओपनिंग अ बॉक्स ऑफ कैम्फर इट स्मेल स्प्रेड्स ऑल अराउंड। वाई डज इट हैपन? क्या बोल रहे हैं कि जब हम कैम्फर का बॉक्स खोलते हैं तो इसकी स्मेल चारों तरफ फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है? आप आंसर में क्या लिखोगे? कैम्फर इज अ सब्सटेंस दैट शोज सब्लिमेशन। क्या क्या लिखोगे? कि कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन का प्रोसेस दिखाता है। मतलब सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड है, जो सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस रहता है वो डायरेक्ट गैस बनता है। इसके लिए ही कैम्फर का बॉक्स जैसे ही खोला उसमें से खुशबू आने लगती है, क्योंकि वो डायरेक्ट गैस बनता है। देयरफॉर इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस form and thus the smell spreads all around the room as soon as its box is opened। क्या बोल रहे हैं? इस कारण जो कैम्फर है वो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट बदल जाता है और उसकी स्मेल है पूरे रूम में फैल जाती है अगर उसे हम खोलते हैं, उसके बॉक्स को अगर खोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपको डिस्कस? क्या डिस्कस करना है? रिया पोर सम वाटर फ्रॉम हर बॉटल इनटू एन अनदर बॉटल, डज इट चेंज द शेप ऑफ द वाटर? देखो क्या बोल रहे हैं कि रिया ने पानी लिया अपने बॉटल का और दूसरे बॉटल में डाल दिया, तो क्या इससे पानी का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, पानी का आकार? तो आप आंसर में क्या लिखोगे? यस, द शेप ऑफ द वाटर विल चेंज बिकॉज लिक्विड्स डू नॉट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन। क्या लिखोगे आप? कि हाँ, जो पानी का शेप है, जो आकार है, वो चेंज होगा क्योंकि जो लिक्विड होती है उसके पास खुद का आकार नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्रेजेंट। उसको जो लिक्विड रहती है जिस कंटेनर में भी डालो वो उसका शेप ले लेते हैं। अभी आप लिक्विड है, समझ लो वाटर है, बॉटल में रखो बॉटल का शेप करेगा, किसी बाउल में, किसी प्याले में डाल दो प्याले का शेप ले लेगा, आप किसी डब्बे में डाल दो कंटेनर बड़ा सा, उसमें डाल दो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। तो इसके लिए वाटर जो लिक्विड रहता है उसके पास खुद का शेप नहीं रहता है, जिस चीज़ में जाएगा उसका वो शेप ले लेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखो हमारा बी में क्या है? हलीमा पिक्स अप अ स्मॉल स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट इन द वाटर इन अ डिश, डज द शेप ऑफ द स्टोन चेंजेस? देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हलीमा ने एक स्टोन लिया, एक पत्थर लिया ज़मीन से और उसको एक समझ लो जो पानी के पतीली, जो पानी का बर्तन था उसके अंदर डाल दिया, तो क्या जो पत्थर है उसका शेप चेंज होगा, उसका आकार चेंज होगा? नो। आप आंसर में क्या लिखोगे? नहीं, द शेप ऑफ द स्टोन विल नॉट चेंज बाय पुटिंग इट इन अ डिश कंटेनिंग वाटर बिकॉज सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप। क्या आप लिखोगे? कि नहीं, जो स्टोन का शेप है, जो स्टोन का जो पत्थर का आकार है वो चेंज नहीं होगा अगर आप उसे एक ऐसे कंटेनर में डालो, ऐसे बर्तन में डालो जिसमें पानी है, क्योंकि जो सॉलिड रहते हैं, क्योंकि हमारा स्टोन क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड का खुद का एक डेफिनेट शेप रहता है, एक फिक्स शेप रहता है। दे डू नॉट चेंज their shape and they do not change their shape and retain it no matter whatever be the circumstances। क्या बोल रहे हैं कि जो सॉलिड रहते हैं वो अपना शेप, अपना आकार चेंज नहीं करते हैं, भले से कोई भी सर्कमस्टेंस होने दो, कोई भी हालात होने दो। ठीक है, अब आगे क्या है देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको इन अ पैराग्राफ बिलो राइट सॉलिड, लिक्विड और गैस इन ईच ऑफ द ब्रैकेट्स डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस रिफर टू जस्ट बिफोर। क्या बोल रहे हैं? ये ब्रैकेट हमें जो दिया गया है, ये आपको दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, क्या बोले उसमें फिल करो सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, तो देखो मैंने फिल करके रखा है। तो देखो यहाँ पे आपको आंसर में क्या दिया गया है? ऑन अ ब्राइट सनी डे रिया एंड गार्गी आर प्लेइंग विथ अ बॉल। क्या बोल रहे हैं कि एक ब्राइट और सनी डे, मतलब एक अब जो खुले साफ मौसम में रिया और गार्गी खेल रहे थे बॉल से, तो यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट दिया गया है, उसमें आपको फिल करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है? बॉल, बॉल कैसा रहता है? सॉलिड, तो आप यहाँ पर सॉलिड लिख दोगे। इन द पार्क गार्गी फील्स थर्स्टी। क्या बोल रहे हैं? पार्क में जब खेल रहे थे गार्डन में, तभी जो गार्गी है उसको प्यास लगी। सो रिया ब्रिंग्स टेंडर कोकोनट वाटर फॉर हर। क्या बोल रहे हैं? तब रिया ने उसके लिए कोकोनट, नारियल पानी लेकर आए। तो देखो यहाँ पे एक और आपको ब्रैकेट है, उससे पहले क्या है? कोकोनट वाटर। तो देखो ये वाटर रहता है, कोकोनट वाटर कैसा रहता है? लिक्विड ना, तो यहाँ पर आप लिक्विड लिख दोगे। आगे क्या है?
एट द सेम टाइम अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज स्टार्ट्स ब्लोइंग एंड इट ऑल्सो बिगिंस टू रेन। क्या बोल रहे हैं, और उसी समय क्या हुआ, एक तेज बहुत ठंडी हवा चली और बारिश होना शुरू हो गई। यहाँ पे देखो आपको एक और ब्रैकेट आ रहा है, किससे पहले, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ठंडी हवा। तो ठंडी हवा क्या रहती है, क्या वो सॉलिड है, क्या लिक्विड है या गैस है, वो गैस फॉर्म में रहती है ना, तो आप यहाँ पर गैस लिख दो। उसके बाद एक और ब्रैकेट आपको है, रेन से पहले दिया है, तो रेन कौन से फॉर्म में है, बारिश, लिक्विड फॉर्म में, तो आप यहाँ पर लिक्विड लिख दो। आगे क्या है, दे, यहाँ पे देखो RUN आएगा आपको इस तरीके से, दे रन बैक इन टू द हाउस। देखो यहाँ पर क्या बोले कि और वो लोग वो अपने घर में भाग कर गए। तो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर एक और ब्रैकेट है, हाउस से पहले, तो हाउस कैसे रहता है हमारा, सॉलिड, ठीक है। चेंज देयर क्लोथेज एंड देन देयर मदर गिव्स देम अ कप ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक। क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े चेंज किया और उनकी मम्मी ने उनको एक गरम दूध का एक गरम प्याला दिया पीने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको एक और ब्रैकेट है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट है क्लॉथेस से पहले, तो देखो क्लॉथेस के बाद ब्रैकेट है, तो जो हमारे क्लॉथेस रहते हैं, जो कपड़े रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, ठीक है। तो आप ये ब्रैकेट में सॉलिड डाल दो। उसके बाद क्या है, कप के बाद भी एक ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, सॉलिड, क्योंकि कप कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। उसके बाद एक और आपका ब्रैकेट है, क्या है, मिल्क, मिल्क के बाद आपका ब्रैकेट है, तो मिल्क कैसा रहता है, लिक्विड, तो आप यहाँ पर लिक्विड लिख दो। ओके, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सब्सटेंसेज। देखो यहाँ पर आपको कुछ सब्सटेंस दिए गए, इन सब सब्सटेंस की हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है। क्या है, वाटर है, ग्लास है, चॉक है, आयरन बॉल है, शुगर है, सॉल्ट है, फ्लोर है, कोल, सॉइल, पेन, इंक, सोप, इन सारे सब्सटेंसेस की हमें प्रॉपर्टी लिखनी है। तो आप कैसे लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। पहला क्या, वाटर, वाटर कैसे रहता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। फ्लूइडिटी मतलब पानी बहता है तो फ्लूइडिटी, डेंसिटी और पानी पर डेंसिटी, और सोल्यूबिलिटी, पानी सोल्यूबिलिटी उसकी खासियत है, सोल्यूबल है वो। ट्रांसपेरेंसी, पानी ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार हम देख सकते हैं पानी के। थर्मल कंडक्टिविटी, और पानी से हीट ट्रैवल कर सकती है। सेकंड क्या, ग्लास, ग्लास की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी। फिर क्या है, चॉक, चॉक की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ब्रिटलनेस, डेंसिटी। आयरन बॉल, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, हार्डनेस, डेंसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, लस्टर, सोनोरिटी। फिर इसके बाद हमारा शुगर, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ब्रिटलनेस, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी। फिर क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ है, सॉलिड, यहाँ पे एक आपको कॉमा आएगा, सॉलिड, ब्रिटलनेस, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी। आगे क्या है आपका, फ्लोर, फ्लोर की क्या प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी, सोल्यूबिलिटी। फिर क्या, कोल, कोल की क्या प्रॉपर्टीज है, ब्रिटलनेस, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। फिर क्या है, सॉइल, सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है, ब्रिटलनेस, डेंसिटी। पेन, पेन की क्या है, हार्डनेस, डेंसिटी। इंक, इंक की क्या प्रॉपर्टीज है, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, सोल्यूबिलिटी। सोप, सोप की क्या प्रॉपर्टीज है, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, डेंसिटी, सोल्यूबिलिटी। ओके, तो ये सारी हमने प्रॉपर्टीज देख लिया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, देखो यहाँ पर आपको पूछ रहे हो, वॉट इज इट मेड फ्रॉम, वाई। अब क्या बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, तो ये किन चीज़ों की बनी है और क्यों, ऐसे आपको पूछ रहे हैं। अब क्या आपका आंसर, पहला क्या क्वेश्चन, अ सिकल टू कट शुगर केन। क्या बोल रहे हैं, एक जो सिकल रहता है, जो देखो फार्मर लोग खेत में यूज़ करते हैं उसको गन्ने को काटने के लिए या कोई भी फसल को काटने के लिए, तो वो किसका बना रहता है, मेड आउट ऑफ आयरन सिंस इट इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। क्या बोले, ये आयरन का, लोहे का बना रहता है, क्योंकि लोहा बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग रहता है, हार्ड रहता है, ठीक है। बी में क्या, द शीट्स यूज्ड फॉर रूफिंग। क्या बोल रहे हैं, पतरा, पतरा जो छपरा जो रूफ के लिए इस्तेमाल होता है, छत के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखो आपने देखा हो गांव में छपरा यूज़ करते हैं ना, अगर किसी को छत ऐसे यूज़ बनाना है तो पतरा डालते हैं, जिसके पास पैसा कम रहे वो लोग छपरा डाल के अपने घर की छत डालते हैं। तो आप कैसे लिखोगे इसको, एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक शीट्स फॉर रूफिंग बिकॉज इट इज़ मेलिएबल, दैट इज इट कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। क्या बोले, एल्यूमिनियम की यूज़ करते हैं पतरे को बनाने के लिए, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ये मेलिएबल है, और मेलिएबल मतलब क्या है, ये एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है कि हम उसको हैमर करके शीट में बना सकते हैं, पतरे में बना सकते हैं। ओके, अब आगे क्या है, देखो आपको सी में क्या दिया गया है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर की किस चीज़ का बना रहता है और क्यों बना रहता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल। ओके,
तो देखो क्या बोल रहे हैं कि ये बना रहता है स्टील का, क्योंकि स्टील वे बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्यूरेबल रहती है, टिकाऊ रहती है। फिर क्या, अ पेयर ऑफ टोंग्स, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो टोंग्स या जो चिमटा आपने देखा किचन में जिससे पकड़ के रोटी पलटते हैं, या कुछ गर्म चीज़ को अगर पकड़ना हो छोटी मोटी उससे पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोले, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक आयरन और एल्यूमिनियम बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डू नॉट मेल्ट वाइल यूजिंग ऑन फ्लेम्स। क्या बोल रहे हैं कि जो टोंग्स रहते हैं ये बने रहते हैं मेटल के, जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम से, क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो पिघले नहीं, इसलिए इसको हम इसलिए बनाया गया है एल्यूमिनियम या आयरन से, ठीक है। क्योंकि देखो जो चिमटा रहता है इसका ज़्यादातर आग के पास इस्तेमाल किया जाता है ना, इसके लिए वो पिघले नहीं आग से, इसी कारण आयरन और एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम जल्दी आग से पिघलते नहीं है, ओके। अब आगे क्या है, ई में आपको इलेक्ट्रिक केबल्स किसके बने रहते हैं, मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड प्लेटिनम आर यूज टू मेक वायर्स बिकॉज दे आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। क्या बोल रहे हैं, मेटल्स जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इनसे बनाया, और प्लेटिनम, इनसे बनाया जाता है हमारा वायर, क्योंकि ये डक्टाइल होते हैं, इनको हम वायर में बना सकते हैं, वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंट्स, अब जो ऑर्नामेंट्स है, जो जेवर होते हैं, वो किसके बने रहते हैं, गहने जो रहते हैं। मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी लस्ट्रस। क्या बोल रहे हैं कि मेटल्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, इनसे जो ज्वेलरी रहती है, जो गहने रहते हैं, इनसे बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चमकीले रहते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या है, जी में पॉट्स एंड पैन्स, जो हमारे पॉट और पैन्स होते हैं वो किसके बने रहते हैं, ठीक है, फ्राई पैन, ये सब। कॉपर यूज टू मेक पॉट्स एंड पैन्स बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बोले, जो हमारे पैन्स और पॉट्स रहते हैं इनको कॉपर से बनाया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छे कंडक्टर रहते हैं हीट के, मतलब हीट इनसे ट्रैवल एकदम आसानी से कर सकती है, जल्दी कर सकती है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट विल हैपन इफ़ एंड वाई। क्या बोले हैं कि क्या होगा अगर और क्यों। क्या है आपका पहला क्वेश्चन, नेल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, अगर जो नेल्स है, जो कील होती है, वो प्लास्टिक की बनी रहे तो। क्या आपका आंसर है, नेल्स शुड बी मेड फ्रॉम मेटल्स दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्डनेस। क्या बोले हैं कि जो नेल्स रहते हैं वो मेटल के बने रहने चाहिए जिनमें हार्डनेस कैरेक्टरिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो। प्लास्टिक इज ब्रिटल सब्सटेंस। क्या बोले, प्लास्टिक ब्रिटल होते हैं, मतलब जल्दी वो टूट जाएंगे। इट कैन नॉट विथस्टैंड हैमरिंग, नेदर इट कैन एंटर द मटेरियल इन विच वी मे ट्राई टू पियर्स देम। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम उस पर हथौड़े से मारेंगे प्लास्टिक के कील पर, तो वो उसको नहीं झेल पाएगी, जो प्लास्टिक की कील रहेगी वो नहीं झेल पाएगी, और ना ही वो कोई और मेटल के अंदर उसको हम ठोक सकते हैं, क्योंकि वो अभी समझ लो दीवार के अंदर आप कील ठोकते हो, अगर वही कील प्लास्टिक की बनी रहे, क्या वो उसके अंदर घुस पाएगी, नहीं घुस पाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगी। देयरफॉर नेल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक कैन नॉट बी यूज्ड। बोले इन सब कारणों की वजह से अगर कील प्लास्टिक की बने रहे तो वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, ओके। अब देखो सेकेंड आपको क्या है, अ बेल इज मेड ऑफ वुड। क्या बोले, अगर एक बेल वुड लकड़े का बना रहे तो क्या होगा, सोनोरिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। क्या बोल रहे हैं, सोनोरिटी है मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक। सोनोरिटी क्या होता है, कोई भी मेटल जो अलग अलग आवाज़ निकालते हैं उसको हम सोनोरिटी बोलते हैं। तो ये किसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है, मेटल्स के अंदर होती है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मेटल बेल वुड बी मेलोडियस। क्या बोले कि जो साउंड, जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी मेटल बेल से, वो मेलोडियस होगी, वो सुरीली होगी। सिमिलर साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय वुडन बेल एज वुड डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोनोरिटी। क्या बोल रहे हैं कि उस तरीके का साउंड जो मेटल बेल जो साउंड देती है, उस तरीके का साउंड हम लकड़े के बेल से नहीं निकलवा सकते हैं, क्योंकि लकड़े में सोनोरिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लकड़े में से आवाज़ नहीं निकलती है जैसे मेटल में से निकलती है, ओके। थर्ड क्या है, रबर इज़ नॉट फिटेड ऑन अ पेयर ऑफ टोंग्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर जो टोंग रहता है, समझ लो आपने देखा होगा जो चिमटा रहता है उस पर रबर लगा रहता है, तो अगर उस पर रबर नहीं लगा रहे तो क्या होगा, पेयर ऑफ टोंग्स आर मेड ऑफ मेटल्स। क्या बोले, जो ये चिमटा रहता है ये मेटल से बना रहता है। दे विल गेट हीटेड ड्यू टू थर्मल कंडक्टिविटी ड्यूरिंग द यूज इन द किचन। क्या बोल रहे हैं कि जब हम इसे किचन में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये थर्मल कंडक्टिविटी इसके अंदर बहुत अच्छी रहती है, तो इसकी वजह से ये गर्म हो जाएगा। इफ़ दे आर नॉट फिटेड विथ रबर दे मे कॉज बर्न्स, दिस कैन हर्ट अस। क्या बोले, अगर इसमें रबर नहीं लगा रहेगा तो हम जब पकड़ेंगे तो हम जल सकते हैं, इससे हमें क्या हर्ट हो सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि कुकर के ढक्कन में जो रहता है, कुकर के हैंडल में रबर लगा रहता है ताकि हम जले नहीं, उसी तरीके से इस चिमटे में भी लगा रहता है। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। फोर्थ में क्या है देखो, आपको यहाँ पर बोल रहे हैं अ नाइफ इज मेड ऑफ वुड। क्या बोल रहे हैं, अगर एक चाकू जो रहे, जो चक्कू रहे, अगर वो वुड का बना रहे, लकड़े का बना रहे, तो क्या होगा? द वुड इज नॉट मेटल एंड इज दस नॉट हार्ड। क्या बोल रहे हैं, जो वुड है, जो लकड़ी है, वो मेटल नहीं है, इसके लिए वो हार्ड नहीं रहती है। द वर्क ऑफ नाइफ कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द वुडन नाइफ। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा नाइफ रहता है, जो चाकू रहता है, उसका काम एक लकड़ी का चाकू नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट कट द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ हार्डनेस। क्योंकि लकड़ी हार्ड नहीं रहती है, इसके लिए वो कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी सामान को काट नहीं पाएगी। ओके, चलो अभी आगे। फिफ्थ में क्या है, एन एक्स इज मेड ऑफ रबर। क्या बोल रहे हैं, जो एक्स रहता है, जो कुल्हाड़ी रहती है, अगर वो रबर की बनी हो तो क्या होगा? तो आप आंसर में क्या लिखोगे? रबर इज अ सब्सटेंस हैविंग इलास्टिसिटी। क्या बोले, रबर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इलास्टिसिटी है, मतलब कि वो अपने, उसकी खासियत क्या है कि उसका आप शेप चेंज करो, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है। द रबर एक्स विल रिबाउंड व्हेन हिट अपॉन एन ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं कि अगर रबर का एक्स आप यूज़ करोगे, रबर की कुल्हाड़ी आप यूज़ करोगे, और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप उसको मारोगे काटने के लिए, तो वो वापस रिबाउंस हो जाएगा, वापस आपके पास आ जाएगा। द मेटल एक्स कैन परफॉर्म अ फंक्शन एज द मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस। क्या बोल रहे हैं, मेटल एक्स ये फंक्शन कटिंग का कर सकते हैं क्योंकि ये हार्ड सब्सटेंस रहते हैं। द रबर एक्स विल नॉट बी एबल टू डू दिस फंक्शन। क्या बोल रहे हैं कि रबर एक्स जो है, अगर रबर की कुल्हाड़ी रहेगी तो ये काम नहीं कर पाएगी जो मेटल एक्स करेगी। ठीक है, आप समझ गए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है भी आपको, यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। तो देखो यहाँ पर पहला क्या है आपको, आई एम फाउंड इन द थर्मोमीटर, आई मेजर टेम्परेचर। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं थर्मोमीटर में पाया जाता हूँ और मैं टेम्परेचर मेजर करता हूँ। ठीक है, तो कौन है? थर्मोमीटर के अंदर क्या रहता है? मर्क्यूरी ना, आपने देखा होगा, तो उसको हम मर्क्यूरी बोलते हैं। जो लिक्विड नहीं रहती थर्मोमीटर के अंदर रेड कलर की, वो मर्क्यूरी रहती है। अब सेकंड क्या है देखो, आई मेक थिंग्स हॉट और कोल्ड। क्या बोले हैं कि मैं चीज़ों को गर्म या ठंडा करती हूँ, तो ये कौन हो सकता है? हीट। ठीक है। थर्ड का, आई हैव नो शेप व्हाटसएवर। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरा कोई भी शेप, कोई भी आकार नहीं रहता है, कुछ भी हो जाए। तो ये कौन है? लिक्विड या तो गैस। लिक्विड और गैस का कोई भी आकार फिक्स आकार नहीं होता है, सिर्फ सॉलिड का होता है। ओके, अब देखो आपको फोर्थ क्या, आई डिजॉल्व इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन। क्या बोल रहे हैं कि मैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर घुल जाता हूँ, लेकिन केरोसिन के अंदर नहीं। कौन है? सॉल्ट। हमने चैप्टर में देखा था, सॉल्ट है जो नमक है, वो पानी के अंदर तो घुल जाता है, लेकिन केरोसिन के अंदर, पेट्रोल के अंदर नहीं घुलता है। ओके, अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखो क्या दिया गया है। यहाँ पे बोल रहे हैं वाई डज दिस हैपन और गिव रीजन। क्या बोले हैं कि ये क्यों होता है, या तो ऐसा पूछ रहे हैं ये क्यों होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोकोनट ऑयल थिकन्स इन विंटर। क्या बोले, जो कोकोनट ऑयल है, जो नारियल का तेल जो होता है, वो ठंडी में गाढ़ा क्यों हो जाता है? तो आप आंसर में क्या लिखोगे, इन विंटर द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लेस। क्या बोल रहे हैं कि विंटर में, ठंडी में जो हवा का तापमान होता है वो कम होता है। एट दिस टेम्परेचर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कोकोनट ऑयल इज रीच्ड। क्या बोल रहे हैं, इस टेम्परेचर पर, इस तापमान पर जो कोकोनट ऑयल है, जो नारियल का तेल है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। देयरफॉर इट फ्रीजेज एंड अपीयर्स टू बी थिकन्ड। क्या बोले, इस कारण से जो कोकोनट ऑयल है, जो नारियल का तेल है, ठंडी में जम जाता है और वो हमें गाढ़ा दिखता है। सेकंड क्या है, केरोसिन लेफ्ट इन एन ओपन डिश डिसअपियर। क्या बोले कि जो केरोसिन होता है, अगर हम उसको खुले बर्तन में, खुले कंटेनर में छोड़ दे तो वो गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप आंसर में क्या लिखोगे, केरोसिन लेफ्ट इन एन ओपन डिश, द केरोसिन लेफ्ट इन एन ओपन डिश गेट्स इवोपरेटेड। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम केरोसिन को खुले बर्तन में छोड़ दें, खुली जगह पर छोड़ दें, तो वो इवोपरेट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग hastens this process of evaporation and thus the kerosene completely evaporates and disappears। देखो यहाँ पर हेसन मतलब क्या है, जल्दी करना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है, वो इस प्रोसेस को, इवापोरेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से केरोसिन इवापोरेट हो जाता है पूरी तरीके से और गायब हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है आपको, यहाँ पर है द फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक्स लाइटेड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम स्प्रेड्स टू द अदर कॉर्नर। क्या बोल रहे हैं,
जो फ्रेग्रेंस जो खुशबू रहती है इंसेंस स्टिक की, मगर मतलब अगरबत्ती की, तो अगर जब हम उसे जलाते हैं तो क्या होता है, इसकी खुशबू एक हम जलाते एक कोने में है रूम के, लेकिन इसकी खुशबू रूम के हर कोने में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो आपका आंसर क्या है? व्हेन फ्रेग्रेंस स्टिक्स आर लाइटेड व्हेन फ्रेग्रेंस स्टिक्स आर लाइटेड दे इमिट फ्रेग्रेंट स्मोक। क्या बोल रहे हैं कि जब हम फ्रेग्रेंस स्टिक जो अगरबत्ती है उसको जब हम लाइट करते हैं, उसको जब हम जलाते हैं, तो उसमें से एक धुआं निकलता है जिसमें खुशबू रहती है। दिस स्मोक इज इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड दस कैन स्प्रेड एनीवेयर। क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्मोक रहता है ये गैस के फॉर्म में रहता है, तो ये पूरे रूम में या कहीं भी फैल सकता है। विद द स्मोक द फ्रेग्रेंस ऑल्सो स्प्रेड्स इन एंटायर रूम एंड दस द फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक्स लाइटेड इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम स्प्रेड्स टू द अदर कॉर्नर। क्या बोल रहे हैं? इस कारण से क्या होता है, जो स्मोक है, जो धुआं है, उसके साथ साथ जो फ्रेग्रेंस जो खुशबू है वो भी पूरे रूम में फैलती रहती है, और इसी कारण से अगर हम अगरबत्ती रूम के एक कोने में जलाएं तो उसकी खुशबू रूम के दूसरे कोने में या चारों तरफ फैल जाती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। क्या बोल रहे हैं? ये जो पिक्चर दी गई है इसमें आप क्या देख रहे हो? आप देख सकते हो एक बलून है जो फ्लोट कर रहा है और एक एप्पल है जो डूब गया है। तो आप कैसे लिखोगे? वी सी दैट द एयर फिल्ड बलून पुट इन द ट्रफ ऑफ वाटर इज फ्लोटिंग। आगे देखो, बट द एप्पल सिंक्स टू द बॉटम। क्या बोल रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं इस पिक्चर में कि एक बलून है जिसमें हवा भरी हुई है, उसको जब हम पानी के इस कंटेनर में डाल रहे हैं तो वो ऊपर तैर रहा है, लेकिन जो एप्पल है उसको डालते ही वो डूब गया है। एप्पल इज सॉलिड सब्सटेंस एंड हेंस इट्स डेंसिटी इज मोर। क्या बोल रहे हैं? एप्पल सॉलिड सब्सटेंस है, इसके लिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसका आप उसको वेट ज़्यादा है। बलून फ्लोट्स एज इट इज़ फिल्ड विथ एयर दैट इज अ गैशियस सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं? बलून फ्लोट कर रहा है इसके लिए क्योंकि उसके अंदर हवा भरी है जो कि गैशियस सब्सटेंस है, इस कारण से बलून फ्लोट हो रहा है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर्स खत्म हो रहा है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।